जो औरत गैर मर्दों से संबंध बनाती है, वो अपने पति या प्रेमी के सामने ये 3 नाटक जरूर करती है। अगर आप भी इन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं, तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपकी पत्नी या प्रेमी का किसी और से संबंध बनाती है या नहीं। समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों अपने जीवन में खुश रहना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। पत्नी हमेशा पति से झगड़ा और लड़ाई किया करती थी। बेचारा पति परेशान हो चुका था। वो अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहता था, लेकिन पत्नी की वजह से वो इतना परेशान हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी उसके माता पिता से भी झगड़ा और लड़ाई किया करती थी। धीरे धीरे उस पति की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही थी। एक समय आया जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता की मृत्यु हुई तो पत्नी और ज्यादा खुशी महसूस करने लगी, लेकिन पति हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करना चाहता था, जबकि पत्नी हमेशा उससे नाराजगी से पेश आती थी। समय इसी तरह बीतता गया। वो पति गांव में एक सेठ के यहां काम करता था। हर सुबह वो सेठ के यहां जाता और शाम को घर लौटता। उसकी जिंदगी इसी तरह कट रही थी। दोस्तों, वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और हर कोई इसे अच्छे से निभाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण ये रिश्ते टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। एक दिन जब पति सुबह घर से बाहर निकल गया, तो उसी दिन उसकी पत्नी के पास एक गैर मर्द आ गया। उसे देखकर वो पत्नी बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और मोहित होकर उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगी। वो तरह तरह के नाटक करने लगी, जिससे वो व्यक्ति समझ गया कि ये स्त्री क्या चाहती है। जब वे दोनों संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक से उसका पति घर आ गया। अब पत्नी उस गैर मर्द को कहाँ छुपाती? उसने उसे एक कोने में छुपा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि वह दिखाई न दे। फिर वो दौड़कर दरवाजे पर गई और अपने पति से लिपट गई। पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी, जो हमेशा उससे नाराज रहती थी, आज उससे लिपट रही है, तो वो बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी पत्नी को क्या हो गया, जो पत्नी हमेशा उससे दूर रहती थी। वो आज अचानक प्यार जता रही है। पति ने पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई डर लग रहा है? क्या हमारे घर में कोई चोर आया है? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, हमारे घर में कोई आम चोर नहीं आया, बल्कि बहुत बड़ा चोर आया है। चलिए देखिए, वो चोर कोने में जाकर छिप गया है। वो तो मुझे मार डालता। अगर आप समय पर नहीं आते तो मेरे साथ ना जाने क्या हो जाता। अब पत्नी को समझ में आ गया था कि उसका घर और पति ही उसका सहारा है। वो जानती थी कि अगर उसने चोर के बारे में नहीं बताया तो उसका पति उस पर शक करेगा, और अगर सच बोल दिया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उधर चोर भी ये समझ गया कि ये स्त्री कितनी चालाक है। उसने सोचा कि वो पति को सारी सच्चाई बता देगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, पति उसकी ओर बढ़ा और कहने लगा, चोर भाई, आज तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरे खास मेहमान की तरह हो। अब छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। फिर पति ने चोर को बाहर निकाला और उसका धन्यवाद किया। उसने कहा, चोर भाई, तुम मेरी जिंदगी में इसलिए खास बन गए हो क्योंकि मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझसे नाराज रहती थी। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करने लगी है। हमारी जिंदगी में कोई संतान भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती थी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी हो गई है। पति ने आगे कहा, चोर भाई, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप बार बार मेरे घर आते रहिए। जो भी सामान चाहिए वो चोरी करके ले जाए, लेकिन मेरी पत्नी की हत्या मत करना। और हां, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बस आपको बार बार आना होगा ताकि मेरी पत्नी आपको देखकर डर जाए और मेरे पास आकर लिपट जाए। इस तरह हमारे बीच प्यार बना रहेगा और हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। चोर ने जब ये सुना कि पति इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसने कहा,
भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके घर बार बार आऊंगा, लेकिन मैं आपके घर से चोरी नहीं करूंगा। मैं बस आता जाता रहूंगा और आप निश्चिंत होकर सेठ के यहां काम कर सकते हैं। ये कहकर चोर चला गया। पत्नी उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही पति अगली सुबह काम पर चला गया, वो और ज्यादा खुश हो गई। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। उधर पति सेठ के यहां काम करके आता और पत्नी हमेशा उसी तरह प्रेम जताती थी। चोर ने पत्नी को समझा दिया था कि तू मेरे साथ संबंध बना रही है, लेकिन अपने पति के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करना और उसके साथ भी प्रेम मोहब्बत से पेश आना, ताकि हम दोनों पर कोई शक न करे। लेकिन पत्नी तो हमेशा अपने पति से नाराज रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब पति काम करके घर आ रहा था, तो वो बहुत गुस्से में था। शायद सेठ ने उसे कुछ कह दिया था। वो घर आकर भोजन पानी तक नहीं कर रहा था। ये देखकर पत्नी को थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उसने सोचा कि जाने दो, मैं इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखूंगी। उसने अपने पति से यह भी नहीं पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी। जब पत्नी से यह सब नहीं सहा गया, तो वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी बातें सुनने लगी। पति लगातार सेठ के बारे में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी पत्नी उससे कहने लगी, क्या हुआ? आज आप सेठ के बारे में इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? पति ने गुस्से में कहा, क्या बताओ, सेठ ने आज मेरे साथ अनर्थ कर दिया। उसका कहना है कि मैं दिन में तो काम करता ही हूं, लेकिन अब मैं रात में भी उसके घर पर रहकर काम करूं। तुम ही बताओ, मैं दिन भर काम करता हूं, अब रात में कैसे काम कर सकता हूं? अगर मैं रात में भी काम करूंगा, तो तुम्हारे साथ प्रेम से कब पेश आऊंगा? तुम्हारे साथ प्यार कब करूंगा? तब पत्नी ने समझाने के लहजे में कहा, सुनिए जी, सेठ जो कह रहा है वो हमारे भले के लिए ही कह रहा है। वो जानता है कि हम गरीब हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमारा पालन पोषण कैसे होगा? सेठ हमारे फायदे के लिए ही आपको रात में काम करने को कह रहा है, लेकिन आप उसकी बातों से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अगर मेरी मानो तो रात में भी काम करो, ताकि हमें 2 गुने पैसे मिले और हमारी जिंदगी और अच्छे से कटे। पत्नी की ये बात सुनकर पति मान गया और बोला, बस तुम्हारे मुंह से ये बात सुन ली, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। अब मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पत्नी ने उसे भोजन पानी दिया और प्रेम जताने लगी। पत्नी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। चोर ने उसे सिखाया था कि अपने पति से भी संबंध बनाए रखो, ताकि किसी को शक न हो। इस तरह पति रात में काम करने लगा। जब वो रात भर काम करके सुबह घर आता, तो देखता कि दरवाजा बंद होता है। रात में भी दरवाजा बंद ही रहता था। पत्नी हमेशा गैर मर्द के साथ संबंध बनाने में व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे महीनों तक पति सेठ के यहां काम करता रहा। सेठ ने देखा कि ये बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। उसे आराम की जरूरत थी। वो सुबह शाम काम कर रहा था, तो कब सो पाएगा? इसलिए सेठ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब पति घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जो चोर हर रात घर आता था, वो भी दुबला पतला हो गया था। दोनों को देखकर पति के मन में अजीब ख्याल आया। उसने पूछा, आखिर आप दोनों की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मेरी पत्नी भी इतनी कमजोर क्यों हो गई? और तुम, चोर भाई, तुम भी इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? चोर बहुत चालाक था। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके घर आता रहूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जब आप रात में घर पर नहीं होते, तब भी आपकी पत्नी बहुत डरती थी। इसलिए मैं यहां जाता था और आपकी पत्नी की रखवाली करता था, लेकिन आधी रात में जब मुझे भूख लगती थी, तो मैं कुछ खा नहीं पाता। आपके घर में रहते हुए मैं रात को भोजन नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं कमजोर हो गया। इसके बाद चोर ने पत्नी से कहा, तुम अपने पति को बताओ कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? पत्नी पहले से ही बहुत चालाक थी।
चोर ने उसे समझा दिया था कि जब लोग हमसे हमारे कमजोर होने का कारण पूछेंगे तो हमें कोई न कोई बहाना बना लेना चाहिए। इसीलिए पत्नी ने तुरंत कहा, यह चोर कई रूप बदलकर हमारे घर आता था। वो हमें डराने की कोशिश करता था। इसी वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मेरी हालत खराब हो गई। डर के मारे मेरा शरीर कमजोर हो गया। वो दिन में कम डराता था, लेकिन रात में बहुत ज्यादा डराता था। इसलिए मैं इतनी कमजोर हो गई हूं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि अब तुम रात में काम करने मत जाओ। पति ने पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, डॉट सेठ ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी है। अब मैं पूरा 1 महीना तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही चोर और पत्नी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों के चेहरों की हंसी एकदम खत्म हो जाती है। चोर कहता है, भाई, ये क्या कह रहे हो? अगर 1 महीने तक आप काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे? पत्नी भी कहने लगी, हां, आप ही बताइए, हम लोग गरीब परिवार से हैं। अगर हम मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पानी कहां से आएगा? और 1 महीना तो बहुत लंबा समय होता है। तभी पति मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेठ ने हमें 1 महीने की मजदूरी पहले ही दे दी है। अब पत्नी और चोर हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? चोर वहां से चला जाता है और अपने घर लौट आता है, जबकि पत्नी अपने पति के साथ रहने लगती है। 1-2 दिन बीतते हैं और अब पत्नी बेचैन हो जाती है। कहते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना ले तो वो उसी की ओर आकर्षित हो जाती है, और जब तक वो पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध न बनाए तब तक उसे बेचैनी महसूस होती है। ठीक यही हाल उस चोर के साथ भी हो रहा था। वो अपने घर जाता, जहां उसकी पत्नी भी थी, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अब दोनों बेचैन हो गए थे। चोर ने रात में आना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि पति रात में घर पर ही रहता है। अब वो सोचने लगा कि किस बहाने से वहां जाए, लेकिन चोर से अब और रहा नहीं गया। वो आया और पति को बुलाकर कहने लगा, भाई, आप तो मुझे भूल ही गए हो। आप तो कहते थे कि मैं जब चाहूं आपके घर आ सकता हूं, लेकिन अब आप मुझे बुलाते भी नहीं। तभी पति कहने लगा, अरे चोर भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी पत्नी से भी यही कहा था कि चोर भाई, आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी कह रही थी कि पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहे हैं। आप हमेशा दिन में आया करो। जब आप आते हो तो मेरी पत्नी मुझसे और ज्यादा प्रेम करती है और हमारे बीच प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन पति ने आगे कहा, अगर आप नहीं भी आते हो तब भी मेरी पत्नी मुझसे उतना ही प्रेम करती है। पर मैं देख रहा हूं कि 2 दिनों से मेरी पत्नी उतना प्रेम नहीं कर रही है। चोर कहने लगा, भाई, मैं हमेशा आपके घर आऊंगा, लेकिन अब सिर्फ दिन में आऊंगा, रात में नहीं। चोर की बात सुनकर पति कहने लगा, ठीक है, आप दिन में ही आना। अब चोर दिन में आने लगा, लेकिन मौके की तलाश करता रहता। पत्नी भी मौके की तलाश में थी, लेकिन पति घर से बाहर नहीं जाता था, जिससे उन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन चोर ने सोचा, किसी तरह से पति को घर से बाहर भेजना पड़ेगा। उसने पति से कहा, भाई, मैंने सुना है कि सेठ जिसके यहां तुम काम करते हो, वो अपने कामगारों को मुफ्त में पैसे दे रहा है। क्या तुम्हें सेठ ने पैसे नहीं दिए? पति ने जवाब दिया, चोर भाई, मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अगर ये बात सही हुई तो मैं अभी जाकर सेठ से पैसे लेकर आता हूं। तब तक चोर ने सोचा कि अगर पति घर से बाहर निकल जाएगा तो वो उसकी पत्नी के साथ संबंध बना सकता है। जब पति सेठ के पास चला जाता है तो चोर तुरंत पत्नी के पास पहुंचता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बनाने की भावना उत्पन्न होने लगती है और वे दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब चोर संबंध बनाकर घर से बाहर निकल रहा था तो पत्नी रो रही थी और कह रही थी, तुम मुझे छोड़ चुके हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं और रहना चाहती हूं। मैं इस आदमी के साथ 1 महीना कैसे बिता पाऊंगी? तब चोर कहने लगा, लेकिन तुम मेरे साथ जाओगी तो कहां रहोगी? मेरी भी एक पत्नी है और मैं कोई पैसा भी नहीं कमाता हूं। तुम यही रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारी जरूरत तो पूरी कर ही रहा हूं।
पत्नी ने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि रात में भी तुम मेरे साथ रहो। लेकिन चोर कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 1 महीने तक हमें ये समय काटना ही पड़ेगा। इतना कहकर चोर चला जाता है। जब पति सेठ के यहां से घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, चोर भाई कहाँ है? पत्नी कहती है, वे चले गए। वे कह रहे थे कि वे आपका और आपके घर का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। पति कहने लगा, लेकिन चोर भाई ने जो बातें बताई वे गलत थी। पत्नी कहने लगी, हो सकता है कि उन्होंने ये बातें किसी गैर पुरुष से सुनी हो। सुबह होते ही जब चोर आता है तो पति उससे पूछता है, चोर भाई, आपने मुझे सेठ के पास भेजा था, लेकिन वहां तो सेठ किसी को भी पैसे नहीं दे रहा था। चोर कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं एक आदमी की बातों में आ गया था। वो कह रहा था कि सेठ गरीब लोगों को मुफ्त में पैसे दे रहा है। मुझे लगा कि तुम भी वहां काम करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। मुझे माफ कर दो, पति कहने लगा। भाई, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, मेरी पत्नी का भी ख्याल रखते हो और मेरे घर का भी ख्याल रखते हो। तुम हमेशा हमारे घर आते रहो ताकि हमारे घर में खुशियां बनी रहें। धीरे धीरे महीने का अंत आ रहा था, लेकिन अब वो स्त्री और अधिक बेचैन हो चुकी थी। वो उस चोर के साथ ही रहना चाहती थी। दूसरी ओर चोर भी बेचैन हो गया था क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। अब वो अपनी पत्नी के साथ भी संबंध नहीं बना पाता था, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसने एक तरकीब सोची और सोचने के बाद उस स्त्री के पास आया। आने के बाद उसने उसके पति से कहा, भाई, मैं सोच रहा हूं कि अमीर सेठ के यहां काम करने से आपकी जिंदगी अच्छे से व्यतीत नहीं होगी। आप वहां काम करते करते थक जाएंगे। हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उनके बेटे प्रदेश में रहते हैं और वे खुद खेती बाड़ी संभालते हैं। आप उन्हीं के पास जाओ और कहो कि मुझे भी खेती संभालने का मौका दें। मैं आपकी पूरी खेती संभालूंगा और उसमें से जो अन्न प्राप्त होगा उसे लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। पति चोर की बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और कहता है, चोर भाई, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था। फिर वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास चला जाता है। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है तभी चोर उस स्त्री से कहने लगता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए 3 बातें लेकर आया हूं। अगर ये 3 बातें तुम अपने पति के साथ अपनाओगी तो हो सकता है कि वो तुमसे दूरी बनाने लगे और हमारे संबंध इसी तरह जारी रहें। इसके बाद चोर कहने लगा, जब भी तुम्हारा पति बहुत ज्यादा नाराज हो और दुख तकलीफ में हो तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल मत रखना। उसे गाली देना, उसकी इज्जत मत करना। फिर उसने दूसरी बात बताई, अगर तुम्हारा पति बहुत ज्यादा नाराज हो और सिर्फ तुम्हारे समझाने से ही मानता हो तो उसे मनाने का प्रयास मत करना, उसे उसकी नाराजगी में ही छोड़ देना। इसके बाद उसने तीसरी बात बताई, तुम्हें बार बार अपने पति की तुलना गैर पुरुषों से करनी है और कहना है कि गांवों के बाकी पुरुष तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन वे विदेश जाकर काम कर रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। उनकी पत्नियों की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। अगर तुम ये 3 नाटक करोगी तो तुम्हारा पति खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा और मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगा। दोस्तों, वो स्त्री ये बातें भली भांति समझ जाती है। जब उसका पति उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास से लौट कर आता है तो स्त्री पहले की तरह उसे गले नहीं लगाती और उसे गालियां देने लगती है। पति ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, प्रिया, ये क्या हुआ? पहले तुम मुझे प्यार से गले लगा लेती थी, लेकिन आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? स्त्री कहने लगी, क्या हुआ? तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास खेत मांगने गए थे, क्या उन्होंने तुम्हें खेत दिया? तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं? पति ने शांत होकर कहा, प्रिय, अगर उन्होंने खेत नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? स्त्री गुस्से से बोली, सारी गलती तुम्हारी ही है, जाओ, आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। इसके बाद स्त्री अपने पति को बार बार गालियां देने लगी। इससे पति बहुत ज्यादा आहत हुआ। अब उसने भोजन पानी तक छोड़ दिया, लेकिन स्त्री ने उसे मनाने का कोई प्रयास नहीं किया। पति की तुलना बार बार दूसरे पुरुषों से करनी शुरू कर दी
और कहा गांवों के बाकी पुरुष अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहते, बल्कि विदेश जाकर पैसे कमाते हैं। उनकी पत्नियों की जिंदगी कितनी बदल चुकी है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। पति बहुत ज्यादा नाराज हो गया और कहने लगा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं भी कल से विदेश जाकर काम करूंगा। ये सुनकर पत्नी खुशी से कहने लगी, ठीक है, अगर तुम विदेश में काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी। इसके बाद पति प्रदेश में काम करने चला जाता है। अब स्त्री चोर के साथ और भी ज्यादा घुलमिल कर रहने लगती है और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जब चोर की पत्नी को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में उस स्त्री के पास जाती है और उसे गालियां देती है। वो कहती है, एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दुख और दर्द नहीं समझ पा रही, तू कैसी औरत है? तुझे तो स्त्री कहलाने का भी हक नहीं है। तू गैर पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, तुझे शर्म नहीं आती? इतना कहकर वो उस चरित्रहीन स्त्री को थप्पड़ मार देती है। चोर बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरता था। उसकी पत्नी उसे भी गालियां देती थी और मारने का प्रयास करती थी। इससे चोर 2 दिन तक उस स्त्री के पास नहीं गया। अब स्त्री से रहा नहीं गया और वो खुद उसके घर पहुंच गई। चोर की पत्नी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद उसने गांव में ये खबर फैला दी और मुखिया जी तक ये संदेश पहुंचा दिया। मुखिया जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बोले, इस स्त्री को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उसी गांव में वो बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते थे जिनके पास पति खेत मांगने गया था। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, मुखिया जी, ये फैसला लेने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कम से कम इसके पति को बुला लिया जाए और उसे सारी सच्चाई बता दी जाए। जब वो खुद ये सब देखेगा तो उसे कोई संदेह नहीं रहेगा। मुखिया जी गुस्से से बोले, अगर इसका पति सही होता तो इसकी पत्नी बिगड़ती ही नहीं, मैं उसके पति से क्या पूछूं? ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मुखिया जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके पति में कोई कमी नहीं है। अगर उसे इस बारे में जानकारी होती तो उसकी पत्नी कभी इस तरह से नहीं बिगड़ती। कम से कम मेरी बात मानकर उसके पति को बुला लीजिए। मुखिया जी ने उनकी बात मानी और उसके पति को बुलवा लिया। जब पति आया और उसे पूरी बात बताई गई तो वो सोच में पड़ गया और कहने लगा, नहीं मुखिया जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी पत्नी वैसी नहीं है। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। वो तो चोर भाई से डरती थी और मुझसे नफरत करती थी। वो मुझे गालियां भी देती थी। लेकिन एक दिन चोर हमारे घर में चोरी करने आया था, जिसे देखकर ये डर गई और मुझे पकड़कर लिपट गई, जिससे मैंने चोर को आदेश दिया कि चोर भाई, तुम मेरे घर में हमेशा आना और इसी तरह चोरी करना, ताकि हम दोनों में प्रेम बना रहे, क्योंकि चोर की वजह से मेरी पत्नी मुझे से प्रेम करने लगी थी। तभी मुखिया जी कहने लगे कि मूर्ख, तुम नहीं समझ रहे हो। जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, वे अपने पति के सामने ये 3 नाटक करती है। जब मुखिया जी ये बात बताए कि जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, वो अपने पति के साथ ये 3 नाटक करती है, लेकिन वो 3 नाटक मुझे याद है और मैं भी अपने पिताजी से सुना था, क्योंकि मेरे पिताजी बताते थे कि बेटे स्त्रियों के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनके चरित्र पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें परख लेना चाहिए। और उन्होंने हमें ये 3 तरीके बताए थे कि जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों से संबंध बनाती है, वे अपने पति के सामने ये 3 नाटक करती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला नाटक ये है कि वो अपने पति की इज्जत कम कर देती है और पति को गाली देने लगती है। दूसरा नाटक ये है कि उनके पति नाराज हो जाते हैं, इसके बावजूद भी वो उन्हें नहीं मनाती है। तीसरा नाटक ये है कि वो अपने पति को दूसरे पुरुषों के साथ तुलना करती है और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी स्त्रियां अपने पति को पकड़कर लिपट जाती है जब उनके जीवन में कोई अन्य पुरुष होता है। जब ये 3 बातें वो सुनता है तो वो पति बहुत ज्यादा बौखला जाता है और कहता है कि हे मुखिया जी, ये तो बात बिल्कुल सत्य है।
मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती है और हमेशा मुझे गाली देती है। लेकिन जिस दिन ये चोर मेरे घर में घुसा था और मेरी स्त्री से संबंध बनाया था, हो सकता है इसलिए मेरी पत्नी मुझे पकड़ कर लिपट गई थी और मुझे से ये नाटक करने का प्यार करने लगी, और नाटक करने का प्यार मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसके जाल में फंस गया और ये भी कहने लगा कि जब मैं भूखा रह जाता था तो मेरे साथ बेचैन हो जाती थी, और जब तक मैं भोजन नहीं करता ये भी भोजन नहीं करती थी, और मुझे मनाने का प्रयास करती थी। गांवों के तरह तरह की महिलाओं को बुला कर लाती और कहती कि हमारे पति आज भी भूखे हैं, चलो उसे आप मनाओ। लेकिन सारे लोग मनाते उसके बाद मैं भोजन करता तब मेरी पत्नी करती थी, लेकिन अब मैं भूखा रह रहा हूं। इसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बार बार ये तुलना भी कर रही थी कि गांवों के बहुत सारे पुरुष बाहर जाकर पैसे कमा रहे हैं, आप भी बाहर में जाकर पैसे कमाओ। लेकिन मैं इसका नाटक नहीं समझ पाया और मैंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये चरित्रहीन स्त्री बिगड़ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मित्रों, आज हम जानेंगे कि वो कौन सा काम है जो पति स्त्री के पीछे करे तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डर कर भाग जाती है। ऐसा करने पर स्त्रियों को पीछे होता है बहुत दर्द। पहले तो वो मर्दों के चुपड़ी चुपड़ी प्यार भरी बातों में आ जाती है और प्यार से करवा लेती है, फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दुखता है। तो मित्रों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। खड़गपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे, और उनकी जीवन संगिनी कितनी दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? आज तुम इतनी विचलित गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? तब गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पिया जी, आज जब मैं पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव माड़ीपुरी में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिया, ऐसा कौन सा दृश्य देखा तुमने जिसने तुम्हें इतना व्यतीत कर दिया है? कृपया मुझे विस्तार से बताओ। तब गिद्धनी कहती है, स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वो कौन सा काम है जिसे पति अगर अपने पत्नी के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे बहुत दर्द होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? आगे गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं देखी है वो आज मैं आपको अपनी आंखों से सुनाती हूं। जब मैं गावो माणिपुर के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहां मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र हैं। लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा कि माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ व्रत उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही है। मित्रों, ये सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आई। फिर उसने आगे कहा, हे स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिया, तुमने जो प्रश्न किया है वो न केवल उस गांव का है, बल्कि अन्य स्थानों के माता पिताओं के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है।
आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तब गिधनी ने पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे उपाय बताइए। वो कौन सा माध्यम है जिससे ये संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमयी है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सूनी गोद भर जाती है। गिधनी ने आश्चर्य से पूछा, है स्वामी, वो कौन सा फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिताओं की सहायता कर सकूं। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, वो फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिधनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए उत्सुक हूं। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा, बल्कि मैं ये ज्ञान उन माता पिताओं तक पहुंचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें कई रहस्यमय छुपी है। अब मैं ये कथा आरंभ करता हूं। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है और कहता है, हे प्रिय, हसपुर नामक गांव में एक साधारण किसान गोपाल अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। गोपाल की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी छोटी बेटी सुमन अभी तक अविवाहित थी। गोपाल का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहां केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सोचता था, मुझे स्वयं भी पुत्र नहीं मिला और मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छोटी बेटी सुमन के यहां भी पुत्र नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में घिरे गोपाल दिन रात दुखी रहता था और उसकी छोटी बेटी सुमन को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वो अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। मित्रों, एक दिन की बात है। गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई। इस कारण गोपाल ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए थे। फिर गोपाल ने अपनी बेटी सुमन से कहा, बेटी, जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुमन कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा नाग फन मारे बैठा था। घबराकर वो दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी, आपके कपड़ों के पास एक नाग लेटा हुआ है। मैं आपके कपड़े कैसे लाऊं? तब गोपाल किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी, उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ। वो नाग कोई हानि नहीं करेगा। सुमन ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो डर के कारण कपड़े नहीं ला सकी। गोपाल कपड़े वही छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन गोपाल फिर जंगल में गया और उसकी बेटी सुमन भी उसके साथ गई। इस बार सुमन ने नाग को देखकर डरने के बजाय साहस से काम लिया और उसने नाग से कहा, हे नाग, तुम यहां क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूं। मैं एक शापित राजकुमार हूं। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुमन ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया, ठीक है, तुम कल इसी समय पर यहां आ जाना। मैं सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। दोस्तों, सुमन घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके गरीबी को और अपने बेबसी बहुत देख ली। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूं। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दें। मैं ये सब आपके लिए कर रही हूं। मित्रों, गोपाल अपनी बेटी की ये बात सुनकर चिंतित हो गया।
इधर गोपाल अपनी बेटी सुमन को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि जंगल में उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, लेकिन सुमन ने तो जिद पकड़ ली थी। पिताजी, मैं आपकी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूं। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूं। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। फिर गोपाल ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। फिर सुमन अगले दिन नाग से मिलने जंगल में लौटी। अगले दिन सुमन नाग से मिली। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। सुमन ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। मित्रों, दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग सुमन के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में एक शानदार महल प्रकट हुआ। वो महल ऐसा था जैसा सुमन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां रखी हुई थी। सुमित्रा ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, यह महल और इसमें रखी सभी चीजें तुम्हारे लिए है। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाने लाओगी, तुम्हारे लिए यहां ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सुमन ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन सुमन नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल में घुमाने ले जाती थी और फिर उस महल में लौट आती थी। वहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नाग और सुमन के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। नाग ने हमेशा सुमन की हर जरूरत पूरी की और उसकी देखभाल की। एक दिन सुमन ने नाग से कहा, हे नाग, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वे मेरी चिंता करते होंगे। मुझे घर से आए बहुत समय बीत गया है। तब नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ये अनुरोध मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना, तुम कल वापस लौट आना। फिर सुमन ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वो उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुमन खजाने के साथ अपने पिता गोपाल और अपनी बहनों के पास पहुंची तो देखकर सभी चकित रह गए। गोपाल और उसकी 5 बेटियों ने पूछा, बेटी, ये सारा सोना और आभूषण तुम कहां से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? तब सुमित्रा ने नाग से किए वादे के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुमन को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। मित्रों, दुखी होकर सुमन अगले दिन जंगल में लौट गई। वहां नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमन से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो, अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमन ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गया। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में सुमन ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौट आना। फिर सुमन ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में सुमन ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुमन, ये हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। डॉट पर गोपाल और उसकी बेटियां फिर से ये जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई कि सुमन को ये धन दौलत कहां से मिल रही है। गोपाल ने उससे पूछा, बेटी, ये सब सोना चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहां से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है?
कौन देता है तुम्हें? सुमन ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार गोपाल और उसकी पांचों बेटियां बहुत नाराज हो गई। उन्होंने सुमन को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुमन ने फिर भी कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने उसे बुरी तरह से रोका। सुमन ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भागी। वो सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो जंगल में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला। महल गायब हो चुका था और नाग भी वहां नहीं था। सुमन ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन की आंखें भर आई। वो समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वो अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य वापस चला गया होगा। सुमन बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश न की होती तो शायद मैं समय पर लौट आती। मैंने नागराज को खो दिया है, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुमन ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो उस नाग को ढूंढेंगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। खोजते खोजते वो एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी महिला रहती थी। सुमन ने झोपड़ी के अंदर जाकर उस महिला से कहा, मां, मैं बहुत थकी हुई हूं। क्या मैं रात भर आपके यहां ठहर सकती हूं? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूं। तब बूढ़ी महिला ने दया बस उसका स्वागत किया और कहा, बेटी, तुम यहां सुरक्षित हो। आप पहले आराम करो और फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। सुमन ने उसे नाग और अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सहन किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेटी, ये लो, मैं तुम्हें ये 3 चीजें दे रही हूं। बूढ़ी महिला ने सुमन को 3 चीजें दी और समझाया। पहली चीज में एक सोने की तकली है, दूसरी चीज में सोने का एक सुंदर सूट है और तीसरी में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग समझदारी से करना। ये तीनों चीजें तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचने में मदद करेंगी जो तुम्हारा नागराज है। सुमित्रा ने उन तीनों चीजों को संभाल कर रख लिया और बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ चली। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों में सफर करने के बाद सुमन एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस चिकने और फिसलन भरे पहाड़ को कैसे पार करे। कई बार वो चढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन बार बार नीचे गिर जाती थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसे पास ही एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी। लोहार ने कहा, यदि तुम चाहती हो कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ सको तो मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़ों की नाल लगा सकता हूं। सोच लो कि हाँ या नहीं। सुमन ने उसकी बात मान ली। लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में नाल लगा दिया। उसके बाद उसने उस पहाड़ को पार कर दिया। फिर वो गीध अपनी गिधनी से कहता है, हे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद सुमन को एक विशाल नगर दिखाई दिया। ये वही नगर था जहां नागराज अब श्राप मुक्त होकर राजकुमार बनकर अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। सुमन ने नगर में प्रवेश किया। उसने रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दासी का भेष धारण किया। महल में पहुंचकर उसने रानी से कहा, मैं एक कुशल सूट काटने वाली हूं, क्या मुझे महल में काम मिल सकता है? रानी ने सोचा कि यह महिला उनके काम आ सकती है और उसे महल में काम करने की अनुमति दे दी। सुमन ने अपने पहले से सोने की तकली निकाली और काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली देखी तो उसकी सुंदरता और मूल्य देखकर चकित रह गई।
रानी ने कहा, ये तकली बहुत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? तब सुमन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ये बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ बिताने की अनुमति दे तो मैं ये तकली आपको दे दूंगी। रानी ने शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और सुमन को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। सुमन राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, मैं वही सुमन हूं जिसने 3 वर्षों तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपकी खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन अब आप मुझे भूलकर ये सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुमन पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने सुमन को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुमन ने अपना संदूक खोला और उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकाली। जब रानी ने उस धागे को दे दिया, यदि आप मुझे राजा के साथ एक रात बिताने दोगी तो ये रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुमन को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी सुमन राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो वही सुमन है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुमन को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुमन की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को ये सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से ये बात पता चली तो उसने सुमन से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि सुमन वही लड़की है जिसने उसके नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन रानी हर बार सुमन को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को यह भी समझना था कि वो अपनी रानी की योजनाओं से कैसे निपटे। फिर सुमन ने कई असफल प्रयासों के बाद अपना तीसरा और अंतिम संदूक खोला। इस बार उसमें से एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वो मोहित हो गई। वो तुरंत उस चरखे को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी, ये चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? सुमन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात मिलने देंगी तो मैं ये चरखा आपको दे दूंगी। रानी को चरखा चाहिए था, इसलिए उसने सुमन की शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई। लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था, महाराज, वो कोई साधारण दासी नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंक कर सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुमन को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया तो सुमन ने राजा को सोते हुए पाया। सुमन राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दुख भरी पीड़ा बयां करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज नहीं है। 3 वर्षों तक मैंने आपकी नागरूप में सेवा की। आपके लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटनों में लोहे के नाल बनवाए। लेकिन आपने ये सब भूलकर यहां रानी के साथ सुखी पूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान नहीं देती है। दूसरी तरफ ये गरीब किसान की बेटी है
जिसने मेरी इतनी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। मुझे इसे अपनाना चाहिए। चाहे मेरी रानी इस बात के लिए तैयार हो या ना हो, राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। नगरवासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुमन को अपनी दाहिनी और बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारियों और नगरवासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की, ये युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास तक पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव बनाया, ये मेरी सच्ची साथी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुमन का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने इस नई रानी का स्वागत किया। सुमन के लिए यह दिन उसकी तपस्या और धैर्य का फल था। राजा ने सुमन से कहा, तुमने जो त्याग और समर्पण दिखाया है वो अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो और इस महल की असली अधिकारी हो। इस प्रकार सुमन रानी बनकर राजा के पास रहने लगी। लेकिन पुरानी रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वह राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।